आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th का ब्लड क्लॉटिंग पे है। देखो, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। ब्लड क्लॉटिंग, जिसे हम लोग ब्लड कोगुलेशन भी कहते हैं, या सिंपल सी ज़बान में हम लोग जिसे खून का जमना कहते हैं, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। जब कभी भी इंसान को किसी बॉडी के पार्ट में किसी भी किस्म की इंजरी होती है, चोट लगती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और फिर वो ब्लड बहता रहता है। अब अगर जल्दी से जल्दी ये ब्लड क्लॉट ना हो जाए तो बहता चला जाएगा और ब्लड के लॉस की वजह से उस इंसान की जान जा सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ चोट लगती है, जहाँ वाउंड होता है, जहाँ इंजरी होती है, उस जगह पर थोड़ी देर बहने के बाद वो ब्लड क्लॉट होकर बहना बंद हो जाए। इसी फिनोमेना को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है, ये हम लोगों ने आज समझना है। ब्लड क्लॉटिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ब्लड में ही पाया जाने वाला एक ब्लड कार्पसेल, जिसे हम ब्लड प्लेटलेट कहते हैं। जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, इनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी होता है। और ये ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करते हैं। देखो, ये अगर बॉडी का कोई पार्ट है, मान लीजिए आर्म है, और इसमें किसी जगह पर इंजरी हो जाती है, बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है, स्किन छिल जाती है और स्किन के नीचे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो रप्चर हो जाती हैं, उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लड का लॉस शुरू हो जाता है। तो जो इंजर्ड साइट है, इस इंजर्ड साइट पे ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं, ये आकर जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो ये रप्चर हो जाते हैं और इन ब्लड प्लेटलेट्स में से इनके अंदर भरा हुआ एक केमिकल जो है वो रिलीज होता है एट द साइट ऑफ इंजरी। उस केमिकल को हम लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। और क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन इन प्लेटलेट्स के अंदर पाया जाता है, भरा होता है, इसीलिए प्लेटलेट्स का दूसरा नाम भी थ्रोम्बोसाइट्स है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजरी वाली जगह पर ये प्लेटलेट्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन करता क्या है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलने के बाद एक एंजाइम में कन्वर्ट होने लगता है, तब्दील होने लगता है। उस एंजाइम को हम लोग थ्रोम्बोकाइनेस कहते हैं। इस एंजाइम को थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम का नाम जो है वो दिया जाता है। और ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम जो है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का जो केमिकल ब्लड प्लेटलेट्स ने एट द साइट ऑफ इंजरी रिलीज किया है, उस थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम जो है वो बनता है। इस थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम को हम प्रोथ्रोम्बिनेस भी कहते हैं। और ये प्रोथ्रोम्बिनेस या थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम जो है, ये क्या करता है, ये ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद एक प्रोटीन जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, उस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये थ्रोम्बिन जो है, ये थ्रोम्बिन ब्लड प्लाज्मा में ही मौजूद दूसरा प्रोटीन जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं, उसे फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप लोग देखें कि ब्लड का एक ड्रॉप किसी सरफेस पे कहीं पर आप रख दें, मान लीजिए यहाँ बोर्ड पे मैं थोड़ा सा ब्लड रख देता हूँ और एक नीडल उस ब्लड में डालकर उस ब्लड को इस तरह से थोड़ी देर तक मिक्स कर करके नीडल को ऊपर उठाता रहता हूँ, तो कुछ ही सेकंडों के अंदर वहाँ मुझे पतले पतले बाल जैसे या धागे जैसे बनने दिखेंगे। वही फाइब्रिन होता है। वो बनने में थोड़ा वक्त लेता है और वो बनने का जो प्रोसेस है वो इस तरह से होता है कि प्लेटलेट्स ने, थ्रोम्बोसाइट्स ने इंजरी वाली साइट पे रप्चर होके थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल रिलीज किया। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम तैयार किया और थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम ने ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया
और थ्रोम्बिन जैसे ही बन गया तो वो ब्लड प्लाज्मा में मौजूद दूसरे एंजाइम, दूसरे प्रोटीन जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं, उसे फाइब्रिन में बदल देता है। एक बार ये फाइब्रिन नाम के धागे यहाँ इंजर्ड साइट पर तैयार हो जाए तो ये फाइब्रिन नाम के धागे ये इंजर्ड साइट में इस तरह से आड़े तिरछे अरेंज हो के वहाँ मकड़ी के जाल की तरह एक पूरा नेट जो है, एक पूरा जाल जो है वो बुन देते हैं। अब होता क्या है कि ब्लड प्लेटलेट्स जो अंदर से बाहर आ रहे होते हैं, धीरे धीरे इस जाल में वो ब्लड प्लेटलेट्स अंदर से फंसते चले जाते हैं और एक वक्त यह ऐसा आता है कि ये पूरा जाल अंदर से आने वाले ब्लड प्लेटलेट्स के इकट्ठे होने की वजह से, वहाँ जुड़ने की वजह से ब्लॉक हो जाता है। थोड़ी देर में ये चीज़ सख्त हो जाती है और इस तरह से ब्लड का आना बाहर रुक जाता है। इसी प्रोसेस को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम लोगों के किचन में या बाथरूम में जो जाली लगी होती है, उस जाली में जब साबुन या कोई गंद जमा हो जाती है तो उसके बाद पानी जो है वो बाहर निकल नहीं पाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी पहले फाइब्रिन नाम के धागे अरेंज होंगे, उनसे बने हुए जाल में अंदर से आने वाले ब्लड प्लेटलेट्स फंसेंगे, जिससे ये पूरी जाली ब्लॉक हो जाएगी और फिर ब्लड का बहना रुक जाएगा। इसी प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग का नाम जो है ये दिया जाता है या ब्लड कोगुलेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस बड़ा ज़रूरी है और इस प्रोसेस में जो इस प्रोसेस को शुरू करने वाली चीज़ है वो ब्लड में ही पाया जाने वाला एक ब्लड कॉर्पसल जो प्लेटलेट है, वो हमने बात की कि वो होना चाहिए। हालांकि इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमें कैल्शियम आयंस की भी ज़रूरत रहती है। तो ब्लड में कैल्शियम आयन अच्छे होने चाहिए, तभी जाकर ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस अच्छे से चल पाएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मानी जाती है कि ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, वो इंजरी वाली जगह पर जब इंजर्ड साइट जो होती है, वहाँ जो इंजर्ड टिश्यू होता है, जिस टिश्यू को मार लगती है, जो टिश्यू टूटता है, वो जो ब्रोकन टिश्यू है, उस ब्रोकन टिश्यू से भी कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम टिश्यू फैक्टर्स कहते हैं। वो टिश्यू फैक्टर्स जो हैं वो भी इस ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। इन शॉर्ट, कैल्शियम आयन, इंजर्ड टिश्यू से निकलने वाले टिश्यू फैक्टर, प्लेटलेट से मिला हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन और ब्लड में पाया जाने वाला प्रोथ्रोम्बिन और ब्लड में पाया जाने वाला फाइब्रिनोजन, ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बगैर ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकता और इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम से जो है वो जानते हैं। एक ऐसी भी डिजीज़ है जिसमें जब इंसान को ब्लड इंजरी होती है तो उसका ब्लड जो है वो बहता चला जाता है। ये जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है फेल हो जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है और नतीजा ये होता है कि माइनर सी इंजरी से भी ब्लीडिंग जो है वो होती रहती है और इससे ब्लड का एक्सेसिव लॉस होने की वजह से उस इंसान की जान जा सकती है। ये डिजीज़ जो है, इस डिजीज़ को हम हीमोफीलिया कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हीमोफीलिया, या जिसे हम लोग ब्लीडर्स डिजीज़ कहते हैं। तो ब्लीडर्स डिजीज़ या हीमोफीलिया बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जीन्स की गड़बड़ी की वजह से होता है। जीन्स में गड़बड़ी की वजह से ये जो क्लॉटिंग है, इसके लिए कुछ ज़रूरी फैक्टर्स जो हैं वो तैयार नहीं हो पाते हैं और नतीजा ये होता है कि उस इंसान का ब्लड क्लॉट नहीं होता। ये हीमोफीलिया जो है जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होता है। सो दिस इज़ द टॉपिक रिगार्डिंग ब्लड क्लॉटिंग। ये हम लोगों का ब्लड क्लॉटिंग का टॉपिक है और ये 11th क्लास के सिलेबस में हमारा जो बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर है, या जिसे हम सर्कुलेशन कहते हैं, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं, उसमें ये टॉपिक आता है।